नमस्कार साथियों। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो 1991 में सुधार शुरू किया गया था उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लिया था, उसका परिचय क्या था। सबसे पहले हमने ये देखा था और ये देख लिया था कि उस समय जो सुधार किया गया दरअसल उसका कारण क्या था। हमने ये भी देखा था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां थीं उनमें जो घाटा हो रहा था उस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ने घाटे की वित्तीय व्यवस्था की और न केवल घाटे की वित्तीय व्यवस्था की बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी सुधार करने की कोशिश की, लेकिन उन सुधारों का परिणाम नकारात्मक ही रहा। 1956 में जो औद्योगिक नीति लाई गई थी वो औद्योगिक नीति जिस उद्देश्य से लाई गई थी उन उद्देश्यों का तो काफ़ी हद तक से कहा जा सकता है कि समाधान हुआ या उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई, लेकिन उसका अर्थव्यवस्था पर कुछ नकारात्मक परिणाम भी देखा गया। और उन नकारात्मक परिणामों की बदौलत आगे चल करके जब अर्थव्यवस्था में इस तरह की समस्याएं आई कि हमारे सामने भुगतान संतुलन या आप ये कह सकते हैं बीओपी बीओपी संकट इसे कहा जाता है, वो समस्याएं देखने को मिली और उन समस्याओं के समाधान के लिए फिर एक नई आर्थिक नीति लेकर के आई गई। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि हम कह रहे हैं कि नई आर्थिक नीति 1991 में लाया गया जिसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कहा गया। अब इन तीनों बातों को समझना है क्योंकि इसमें समीक्षा की बात कही गई है, जो एनसीईआरटी है उसमें समीक्षा की बात कही गई है। तो समीक्षा वाले बिंदु को हम समझेंगे कि ये क्यों समीक्षा की बात कही जा रही है। दरअसल उसका सकारात्मक प्रभाव क्या रहा, नकारात्मक प्रभाव क्या रहा और किन क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव रहा, क्या सभी क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव रहा और रहा तो कितना हद तक, और हम लोगों ने क्या उससे पाया। इन्हीं सभी बातों को आज के सेशन में समझने वाले हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर बात किया था लेसन 3 और क्लास 11 की एनसीईआरटी है, नई नीति लेकर के आई गई जिसे एलपीजी रिफॉर्म कहा जाता है। जो विदेशी ऋण संकट था उसको हम कहते हैं बीओपी संकट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट क्या था इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, औद्योगिक नीति प्रस्ताव या औद्योगिक नीति कह लीजिए 1956 ये लाया गया और इसमें हम लोगों ने देखा था कि उद्योगों की 3 कैटेगरी बनाई गई थी, 1 2 3। ठीक है। और इसमें ये था कि केवल सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर यूनिट, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां ही निवेश कर सकती थी, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित रख दिया गया। यहाँ पर आप कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स प्लस यहाँ प्राइवेट सेक्टर, इनको दिया गया और जो इन दोनों से बचा उसको केवल प्राइवेट सेक्टर के लिए दे दिया गया। ठीक, ये काम किया गया। इस नीति में सबसे ज्यादा जो प्रभाव देखने को मिलता है या इस नीति पर जो प्रभाव था समाजवाद का। समाजवाद, सरकार संसाधनों पर नियंत्रण करके और सरकार ये बताना चाह रही थी कि हम बताएंगे कि आपको क्या उत्पादन करना है। निजी क्षेत्र अपने मन से कोई उत्पादन नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर न तो उसको अधिकार दिया गया था और न ही वो उत्पादन कर सकता था। अब यहाँ हुआ क्या, इस नीति के बदौलत अर्थात जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव लाया गया इसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव अर्थव्यवस्था पर प्रभाव 1990 तक दिखाई देता है। जैसे ही हमने इस विशेषता को ज्यादा वरीयता दिया, निजी क्षेत्र का निवेश कम हुआ और निजी क्षेत्र के निवेश कम होने का अभिप्राय यह था कि अर्थव्यवस्था में जो प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए था, वो कंपटीशन नहीं हुआ। और कंपटीशन नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर कुछ
बिंदुओं को समझ लें। सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र इसका वर्चस्व ज्यादा था। दूसरी बात ये थी यहाँ पर कि जो उत्पादन है, उत्पादन कम हो रहा था। उत्पादन कम होने की वजह से और साथ ही साथ हमने निर्यात को हतोत्साहित किया। जो हमारा आयात था, आयात दूसरे देशों से, ये हमारा ज्यादा था। आयात ज्यादा होने की वजह से जो विदेशी मुद्रा हमारे पास कम हो गया। हमारा आयात ज्यादा था, जो भी विदेशी मुद्रा था हम आयात पर खर्च की। एक तो इन सभी के परिणाम स्वरूप हमें विदेशी ऋण संकट की समस्या देखने को मिली। ठीक है। और विदेशी ऋण संकट इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास डॉलर की कमी। ठीक। अब इसको एक एक करके समझ लेते हैं। अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व है। निजी क्षेत्र उतने बड़े पैमाने पर काम नहीं कर रहा है जितना आप देखते हैं। निजी क्षेत्र उत्पादन कर सकता था और सार्वजनिक क्षेत्र भी उत्पादन कर रहा था, लेकिन वह घरेलू उपभोग को ज्यादा वरीयता दे रहा था। उत्पादन कम हुआ। उत्पादन जब कम होगा तो हमारा निर्यात कम होगा, और जब निर्यात कम होगा तो इसका मतलब यह है हमें डॉलर की प्राप्ति कम होगी। और जब डॉलर की प्राप्ति कम होगी अर्थात विदेशी मुद्रा यहां पर कम हो गया, तो विदेशी ऋण संकट, और इसी समय आप देखेंगे तो खाड़ी युद्ध भी हुआ। खाड़ी युद्ध होने की वजह से जो ऑयल के प्राइस थे, जो तेल की कीमतें थी, वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें बढ़ गई। कच्चा तेल इसका जो मूल्य है ये बढ़ गया। और अगर आपको याद हो पॉलिटी की क्लास में, तो पॉलिटी की क्लास में हमने ये देखा था जो यूएसएसआर है, इसी समय इसका विघटन हो गया। यूएसएसआर का विघटन हो गया। और ये जो ग्लोबल समस्याएं हैं, वैश्विक समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव हुआ। अब इस सबके सम्मिलित रूप को, इन सबके सम्मिलित रूप को कहा जाता है संक्षेप में बीओपी संकट। ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट, भुगतान संतुलन का संकट, क्योंकि हमारे पास जो भुगतान करने के लिए मुद्रा होनी चाहिए थी वो हमारे पास नहीं थी। अब मुद्रा नहीं थी तो हम क्या करें? अब इसके लिए तो करना था, और हमारी जरूरत थी कि हम आयात करेंगे। हम कर क्या रहे हैं? अधिकांश वस्तुओं का बाहर के देशों से आयात कर रहे हैं। आयात करेंगे तो विदेशी मुद्रा देनी पड़ेगी, और इन सभी के परिणाम स्वरूप हमें जो समस्याएं आगे चल करके झेलनी पड़ी, जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो धीरे धीरे गतिहीन होने लगी। और उसके परिणाम स्वरूप फिर सरकार को ये लगा, उसे मनमोहन राव मॉडल कहते हैं, जो 1956 की नीति लाई गई थी, औद्योगिक नीति, उसे नेहरू महालनोबिस मॉडल कहा जाता है, या महालनोबिस नेहरू मॉडल भी कहा जाता है। तो उस नीति को जो 1991 में नीति आई उसमें पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया गया, क्योंकि नेहरू जी अब थे नहीं। अब हमें अपनी ज़रूरतों के अनुसार आवश्यक बदलाव करने थे। पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो एक इकोनॉमिस्ट हैं, वो दोनों ने मिलकर के जो अर्थव्यवस्था में सुधार किया, उसी सुधार को
आर्थिक नीति कहा जाता है। अब एक बात आपको समझना है। बात क्या समझना है? यहां पर मैं कह रहा हूं कि औद्योगिक नीति और आर्थिक नीति, तो जो 1991 में सुधार लाया गया, देखिए एक बात समझ लेते हैं कि उद्योग का क्या है। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है, एक ही प्रकार की कंपनियों के समूह को उद्योग कहा जाता है। अब इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए बाइक बनाने वाली कंपनियां हैं, कई सारी कंपनियां हैं, किसी क्षेत्र विशेष में वो हैं, या ऐसे उसको कह लेते हैं, अगर क्षेत्र विशेष में नहीं है तो भी ये बाइक बनाने वाली कंपनी है, अलग अलग कंपनी है। हीरो की कंपनी है, होंडा की कंपनी है, सुजुकी की कंपनी है, टीवीएस कह लीजिए उसकी कंपनी है, या फिर जो भी रॉयल एनफील्ड की है या बजाज की है, जितनी भी कंपनियां आपको याद हैं सबको याद कर लीजिए। इन सभी कंपनियों के समूह को उद्योग कहा जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे कहेंगे, एक ही प्रकार के की कंपनियों का समूह है। ठीक है, अब कंपनी क्या है? कंपनी कंपनी का मतलब है कि इसमें से एक कंपनी, एक इकाई कह लीजिए, एक इकाई। ठीक है, अर्थात उन सभी औद्योगिक उद्योगों में से एक कंपनी की बात कर लें। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि कोचिंग इंडस्ट्री, तो कोचिंग इंडस्ट्री में संस्कृति आईएएस भी है, और संस्कृति आईएएस और बाकी सभी कोचिंगों को मिला करके कोचिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। तो जो कंपनी है ये छोटी इकाई है, एक इकाई है, और जो उद्योग हैं वो सब कंपनियों का समूह है, इसलिए ये बड़ी इकाई को बताता है। और किस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं? जब मैंने आपको बताया था कि समष्टि और व्यष्टि, तो समष्टि का मतलब सबको शामिल करते हुए या सब कुछ, आप ऐसे कह लीजिए। व्यष्टि का मतलब एक इकाई की बात होगी। तो उसमें हमने कहा था कि समष्टि में हम पूरे जंगल का अध्ययन करते हैं, और व्यष्टि में जंगल के एक पेड़ का अध्ययन करते हैं। तो दोनों में फर्क है, उसी तरह से उद्योग और कंपनी में फर्क है। ठीक, तो जो 1948 1948 1956, ठीक है, अगर पहली पंचवर्षीय योजना आप लोगों को याद हो तो 1951 से लेकर के यह 1956 तक थी पहली पंचवर्षीय योजना। अब इसको याद रखेंगे, आगे इस पर बात होगी। तो ये जो नीति लाया गया था ये उद्योगों के विकास से संबंधित था, कि हम अपनी अर्थव्यवस्था में उद्योगों का कैसे विकास करें, और जब उद्योगों का विकास होगा तो आर्थिक विकास होगा, और आर्थिक विकास की बदौलत आप यहीं पर उद्योगों के विकास से एक और चीज जोड़ करके देखिए कि न केवल आर्थिक समृद्धि की बात की जा रही है बल्कि रोजगार सृजन की भी बात की जा रही है। तो जो औद्योगिक नीति लाई गई, औद्योगिक नीति इसलिए लाया गया कि जो उद्योग हैं उनका हम कैसे संवर्धन कर सकें, उनका कैसे विकास कर सकें, उसके माध्यम से रोजगार का सृजन हो, और इन सब के परिणाम स्वरूप देश में या अर्थव्यवस्था में नए रोजगार का सृजन हो, और जो हमारा आर्थिक विकास है वो सुनिश्चित हो सके। तो यहां तक बातें समझ में आ गई कि जब हम औद्योगिक नीति की बात करते हैं, औद्योगिक नीति, तो ये केवल उद्योगों को बता रहा है, केवल उद्योगों से संबंधित। किससे संबंधित है? केवल उद्योगों से संबंधित है। जो भी उद्योग हों उन सब के विकास, संवर्धन, उससे रोजगार का सृजन, अर्थव्यवस्था का विकास।
उद्योगों का विकास, उनका क्षेत्र, उनका विस्तार हो, उनकी संख्या बढ़े, इत्यादि इत्यादि, उनमें उत्पादन बढ़े। तो यह केवल उद्योगों से संबंधित है। अच्छा, अब यहीं एक और शब्द लिख रहा हूं, उसको आप समझिएगा। आर्थिक नीति। ठीक है, तो आर्थिक नीति जो है ये किससे संबंधित है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित। किससे संबंधित है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित है। हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? आर्थिक नीति। तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। ये क्या है? ये भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसको हम कह रहे हैं यह भारतीय अर्थव्यवस्था है। और इसी के अंदर मैंने एक इतनी बड़ी छोटी सी, ठीक है, हमने एक इकाई बना दिया। ये क्या है अर्थव्यवस्था में? यह उद्योग है। ठीक, और इन उद्योगों के विकास से संबंधित विकास से संबंधित नीतियां, ये कौन सी होंगी? जो उद्योगों के विकास से संबंधित नीतियां हैं वह औद्योगिक नीति है। और जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित जो नीति है वो है औद्योगिक नीति। तो अब आप इसमें समझ पा रहे होंगे कि बड़ा सर्किल कौन है और जो इसमें दोनों संकल्पनाओं में से बड़ा कौन है। तो औद्योगिक नीति इस बड़े घेरे के अंदर है, अर्थात किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक नीति लाई जाती है उद्योगों के विकास से संबंधित। और जब हम आर्थिक नीति की बात कर रहे हैं तो आर्थिक नीति में औद्योगिक नीति या उद्योगों का विकास भी शामिल हो जाता है। तो इसलिए जो आर्थिक नीति है ये बड़ी संकल्पना है। तो ये जो 1991 में लाया गया उसको हम आर्थिक नीति कहते हैं। ठीक है, आर्थिक नीति या नई आर्थिक नीति भी कहा जाता है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, संक्षेप में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहा जाता है। क्लियर है? अब यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलिए तो इन बातों को हम लोगों ने समझ लिया कि आर्थिक नीति लाया गया था जिसके माध्यम से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में बदलाव करने की कोशिश की गई। अब बात यह होती है कि जो आर्थिक नीति लाई गई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसके दो भाग थे। दो भाग, जो समस्याएं हम लोगों ने पहले देखा था उन समस्याओं का समाधान करना था। तो उन समस्याओं के समाधान के लिए जो नीति लाई गई उसी को हम कह रहे हैं कि यह न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जो तात्कालिक समस्याएं, हमारे पास भुगतान संतुलन की समस्या थी, उन समस्याओं के समाधान के लिए आप ऐसे कह सकते हैं तात्कालिक सुधार और दीर्घकालिक सुधार, ये दो तरह के कार्य किए गए। अब तात्कालिक सुधार में क्या किए गए, दीर्घकालिक सुधार में क्या किए गए, और इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक में संरचनात्मक सुधार किया गया। अर्थात कहने का मतलब यह है जो हमारी अर्थव्यवस्था की संरचना है, की संरचना जो 1956 से चली आ रही थी, इसमें बदलाव किया गया, में बदलाव। और इसी बदलाव को कहते हैं एलपीजी रिफॉर्म या
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इसको कहा जाता है। ठीक है, इन बातों को हमने समझ लिया। अब यहां पर ये बातें हम लोग देख चुके हैं, अब आ जाते हैं अपनी स्लाइड पर। चलिए, विदेशी ऋण संकट के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। पृष्ठभूमि में हमने ये बात किया था कि वित्तीय संकट हमारे सामने था। 1980 का जो अकुशल प्रबंधन था, जो अच्छे ढंग से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के थे वो काम करने चाहिए थे, उन्होंने कार्य नहीं किया और इस वजह से घाटे का वित्तीय प्रबंधन करना पड़ा। और घाटे के वित्तीय प्रबंधन का कारण ये था कि हम लोगों ने बात कर लिया था कि हमारा प्रतिरक्षा पर खर्च ज्यादा हो रहा था। इसमें मैंने आपको बताया था 3 बातें। हम इसी दौर में देख रहे हैं कि लगातार युद्ध भी हो रहे हैं। हमने 1962 का युद्ध देख लिया था, उसके बाद यहीं पर हमने 1965 का युद्ध देख लिया था, 1971 का युद्ध देख लिया था। इन सब का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा था। दबाव के साथ साथ आप आगे चल करके देखेंगे तो 1999 में भी फिर पाकिस्तान के युद्ध के साथ युद्ध होता है। फिर उसको अभी छोड़ देते हैं। ये बातें आप लोगों को पृष्ठभूमि में याद रहनी चाहिए, चीजें समझ में आनी चाहिए कि यहाँ से ये चीजें कोरिलेट हो रहा है। सामाजिक क्षेत्र में मैंने आप लोगों को बताया था कि कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च सरकार का अधिक हो रहा था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि इन सभी के परिणाम स्वरूप जो आवश्यक वस्तु हैं उनकी कीमतें बढ़ गई, कीमतों में वृद्धि हो गई, जिसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, और मुद्रास्फीति क्यों होती है ये भी हम लोगों ने कल के सेशन में देख लिया था। समाधान क्या था? तो समाधान के 2 बिंदु थे। एक को हमने कहा कि स्थायित्वकारी सुधार और एक संरचनात्मक उपाय, जो मैंने आपको बताया कि जो अर्थव्यवस्था की संरचना है, अर्थव्यवस्था की संरचना, इसमें ही बदलाव कर दिया गया। तो ये बातें आप लोगों को याद होंगी कल की वाली क्लास की। ठीक है, अब यहां पर देखने को ये मिलता है कि इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हमने क्या किया। उदारीकरण को हमने सबसे पहले अपनाया। अब उदारीकरण को हमें अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको एक बार समझ लेते हैं। तो उदारीकरण को अपनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि हम गए आईएमएफ के पास, हमने जो सुधार करना था, हमने सबसे पहला काम क्या किया? रुपए का अवमूल्यन। हमने रुपए का अवमूल्यन किया। अब रुपए का अवमूल्यन का मतलब क्या था? ये है डॉलर। $1 बराबर, जब हम स्वतंत्र हुए थे तो $1 बराबर 4 रुपया था। इस समय आप देखेंगे तो $1 बराबर लगभग 80-85, ये फ्लैक्चुएट करता रहता है। मान के चलते हैं कि $1 बराबर 75 रुपए। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर $1 हमें खरीदना है तो हमें 75 रुपए देने पड़ेंगे। तो यहां पर हम डॉलर के मुकाबले पैसा ज्यादा दे रहे हैं। तो इससे यह बात साबित हो रही है कि इसकी क्रय क्षमता कम है। किसकी अपेक्षा? डॉलर की अपेक्षा। हमने रुपए का अवमूल्यन कर दिया। अब रुपए के अवमूल्यन से क्या होगा उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये यूएसए है और ये इंडिया है, ये इंडिया है। यहां पर कोई मान लेते हैं जोन्स नामक एक व्यापारी है। ठीक, वो इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है, अर्थात भारत से वो व्यापार करता है। तो भारत से व्यापार करता है, जेम्स कर लेते हैं। ठीक है, जेम्स ये भारत से आयात करता है, वस्तुओं को खरीदता है। हमने क्या किया कि अपने रुपए का मूल्य गिरा दिया। तो अब यहां पर देखिए, पहले ये क्या था? $1 बराबर, यहां पर 75 रुपए था, 75 रुपए। अब इसे हमने क्या किया कि $1 बराबर इसे कर दिया 85 रुपए। अब जो ये आयातक है, अर्थात भारत से कोई सामान खरीद करके ले जाता है, तो वो $1 में भारत से
₹85 के मूल्य के बराबर की वस्तुओं को खरीद सकता है, अर्थात यहां पर उसे लाभ हो रहा है, ₹10 अधिक मूल्य की वस्तुएं उसे मिल रही हैं। तो अब जेम्स क्या करेगा? जेम्स भारत से आयात बढ़ा देगा, आयात बढ़ा देगा। और जब यहां से, अब इसको मैंने 85 कर दिया, ठीक है। अब 85 करने का मतलब यह हुआ कि यहां से आयात कर रहा है वो, भारत से निर्यात बढ़ रहा है। तो जब भारत से निर्यात अमेरिका को होगा तो भारत को लाभ क्या होगा? लाभ, इसको सबसे बड़ा लाभ होगा कि विदेशी मुद्रा भंडार मिलेगा, विदेशी मुद्रा मिलेगी, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। तो इसने देखा, जेम्स ने देखा कि भारत में ऐसी स्थिति है, चलो इसको, इसका लाभ उठाया जाए और यहां से वस्तुओं को आयात किया जाए, सस्ती वस्तुओं का आयात कर रहा है। लेकिन आप आयात तो तब करेंगे जब भारत में उसका प्रोडक्शन हो रहा है। समस्या ये थी कि भारत में जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन यह कम हो रहा है। अब इसको ऐसे समझिए कि आप अपने रुपए की वैल्यू को आपने गिरा दिया, कम कर दिया। अब इसमें दो बातें समझने वाली हैं कि रुपए का मूल्य ह्रास ये बाजार पर निर्भर करता है और रुपए का अवमूल्यन सरकार द्वारा जानबूझ करके किया जाता है। तो यहां पर रुपए का अवमूल्यन किया गया है, उसका मूल्य ह्रास नहीं हुआ है। मूल्य ह्रास का मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग हो रही है, बाजार कर रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेकिन जब अवमूल्यन हो रहा है तो सरकार जानबूझ करके कुछ लाभ को प्राप्त करने के लिए अपने रुपए के मूल्य में कमी की है। तो अब यहां पर देखिए, हमारा प्रोडक्शन बेहतर था नहीं तो निर्यात हुआ नहीं, और निर्यात हुआ नहीं तो ये हमारी नीति थी, ये नीति कारगर साबित नहीं हुई। और कारगर साबित नहीं हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे भी हमारा काम नहीं बना। अब काम नहीं बना तो हमने क्या किया? एक तो ये स्थिति थी, दूसरी स्थिति क्या थी हमारे सामने? हमने एक काम करके देख लिया। अब जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा तो हम गए आईएमएफ के पास। आईएमएफ ने ये कहा कि ठीक है, हम आपको ऋण दे देंगे, आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो उस समय हमारे पास सोना था, वो हमने गिरवी रखा। भारत ने अपना सोना गिरवी रखा आईएमएफ के पास। आईएमएफ ने कहा कि ये तो बात ठीक हो गई कि जो आपने ऋण लिया है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वहां से हमने कहा कि भैया मुझे ऋण चाहिए। इन्होंने कहा कि ठीक है, ऋण ले लो। बदले में क्या दोगे? आप जब भी बैंक से ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, तो आप उस लोन के बदले कुछ जमानत के तौर पर रखते हैं। चाहे आप अपने घर का कागज रखें, गाड़ी अगर लिया है तो गाड़ी का कागज रखा जाता है, इत्यादि, ये सब सारी चीजें होती हैं। या कुछ भी आपको दिखाना होता है कि आप ऐसा कर लेंगे, ठीक है। अब इस बात को सोचिए, आईएमएफ ने कहा कि आप कुछ रखिए, तो हमने वहां पर गोल्ड अर्थात सोना रख दिया। और सोना तो रख दिया। सोना रखने के बाद हुआ कि ठीक बात है, ये तो ऋण के बदले आपने रखा है ना। अब ये बताओ कि जो आप ऋण लिए हो वो चुकाओगे कैसे? तो हम चुकाएंगे जब जब हमारे पास जो हमारी आर्थिक नीतियां हैं, आर्थिक नीति वो वैसी होगी जिससे हमारा निर्यात बढ़ेगा। निर्यात तब बढ़ेगा जब हमारा उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है, तब हमारा निर्यात बढ़ेगा, और निर्यात बढ़ेगा तो हमारे पास विदेशी मुद्रा आएगा और तब हम चुका पाएंगे, ठीक है, ऋण का भुगतान हम कर पाएंगे। ठीक। तो भारत के सामने चुनौती आ गई, भैया ये बात तो ठीक कह रहे हैं,
ऋण के बदले हमने सोना रख दिया। अब हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार तो करना पड़ेगा, ताकि हम जो ऋण लिए हैं, जो हमने सोना रखा है, उसे हम दोबारा वापस लाएं, और साथ ही साथ जो ऋण हमने लिया है, उस ऋण को हम चुका सकें। तो हुआ ये कि भाई ठीक है, आईएमएफ ने कहा कि मैं बताता हूं आपको क्या करना है। तो आईएमएफ ने कहा कि आप सुधार करिए, सुधार करिए। तो आईएमएफ ने इस चीज को नोटिस किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी हुई क्यों, और बाकी जो इकोनॉमिस्ट थे उन सभी बातों को लेकर के चर्चा कर रहे थे। सब पर विचार करने के बाद एक चीज सामने आई कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका ज्यादा है, और अगर सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका ज्यादा होगी, उत्पादन कम होगा। केवल हम उपभोग की वस्तुएं अर्थात घरेलू जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उन वस्तुओं का हम उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा आयात ज्यादा हो रहा है, दूसरे देशों से आयात ज्यादा हो रहा है। और यदि दूसरे देशों से आयात ज्यादा हो रहा है तो हमारे लिए तो समस्या है, क्योंकि विदेशी मुद्रा देना पड़ेगा, और विदेशी मुद्रा अगर हमें आयात से नहीं मिल रहा है तो फिर हम विदेशी मुद्रा खरीदेंगे, और खरीदेंगे तो भी समस्या है। तो इसलिए आईएमएफ ने कहा कि सुधार करिए, और सुधार के 3 बिंदु बताए। एक को कहा लिबरलाइजेशन, फिर आप प्राइवेटाइजेशन करिए, और फिर ग्लोबलाइजेशन करिए। अब इन तीनों बातों को समझना जरूरी है कि क्यों ऐसा कहा गया, इसमें कौन सी ऐसी बातें छुपी थी जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन ज्यादा होता, या हम उस समस्या का समाधान कर पाते, उस संकट से उबर पाते, और जो आईएमएफ का ऋण है वो भी हम चुका पाते। यहां पर देखने को ये मिलता है कि भैया ये नीति सुझाया गया कि आप ये काम करेंगे। अब यहां पर जो लिबरलाइजेशन है, अब इसको समझ लेते हैं। देखिए, आईएमएफ ने जो सुझाव दिया, तो सबसे पहली बात होती है उदारीकरण। हमने ये देख लिया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका ज्यादा है, और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां ज्यादा हैं, लाइसेंसिंग व्यवस्था है, परमिट राज है, और कोटा प्रणाली है। अब इन तीनों चारों बातों को एक बार समझ लेते हैं। 1956 की नीति, क्या क्या चीजें थी? पहली बात, एक तो पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की भूमिका ज्यादा थी। दूसरी बात, यहीं पर हमने देखा था कि न केवल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, निजी क्षेत्र की भूमिका कम थी। यहां पर निवेश के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। लाइसेंस लाइसेंस लेने के बाद अगर आपने निवेश किया तो यहां पर यह कहा गया था कोटा प्रणाली, आपको इतना ही मात्रा में उत्पादन करना है, ये सार्वजनिक क्षेत्र ने सरकार ने कह दिया। अर्थात ये कम उत्पादन कर रहे थे। अगर इन्हें लाइसेंस मिल भी जाता था तो अगर 100 की जरूरत है तो सरकार ये कह रही है 50 ही आप उत्पादन करिए, कई बार आप ऐसे कह सकते हैं 40 ही उत्पादन करिए। तो कोटा प्रणाली थी, उत्पादन इनका हो नहीं रहा था। किसका? चाह करके भी निजी क्षेत्र उत्पादन नहीं कर सकता था, और उत्पादन नहीं हो रहा है तो निर्यात नहीं होगा। ये कहा गया कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका यहां पर ज्यादा है, इस भूमिका को कम किया जाए। तो उदारीकरण का मतलब क्या हुआ? अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका कम करना, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। तो यहां पर क्या क्या बातें होंगी? सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका कम करना, ठीक है, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना।
निजी क्षेत्र, इनको हम बढ़ावा दे रहे हैं। और इसी को कहा जा रहा है कि सरकार अपनी नीतियों को उदार बना रही है। उदारीकरण, सरकार अपनी नीतियों को उदार बनाई। अब इसमें दो बातें हैं। अब यहां एक और चीज समझ लीजिए कि उदारीकरण का अगला चरण है निजीकरण, ठीक है, और उदारीकरण का परिणाम है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, तो ये क्रम याद रखिएगा, ये सारी चीजें अभी आगे आएंगी, हम इस पर बात करेंगे। अब यहां पर देख लीजिए, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम किया। अब मान लेते हैं 100 भारत में उद्योग उस समय थे सार्वजनिक क्षेत्र के, तो धीरे धीरे इन सभी उद्योगों में और उन उद्योगों में जिनमें वित्तीय समस्याएं देखने को मिल रही हैं, अर्थात वो उत्पादन ढंग से नहीं कर पा रहे थे, वो घाटे में चल रहे थे, प्रॉफिटेबल नहीं थे, उनमें निजी क्षेत्र को अब बढ़ाना शुरू कर दिया। तो नियमों को उदार बना दिया गया। अब नियमों को उदार क्या किया गया कि भैया आप जो निजी क्षेत्र को उत्पादन करने नहीं दे रहे हो, आप एक काम करो, लाइसेंसिंग व्यवस्था में उदारीकरण करो। लाइसेंसिंग व्यवस्था अब थोड़ा उदार कर दिया गया। कुछ क्षेत्रों में बिना लाइसेंस के निवेश करने की अनुमति दे दी गई। सार्वजनिक क्षेत्र ने अपना दायरा सीमित कर लिया और यह कहा कि कुछ चिन्हित क्षेत्रों में हम उत्पादन करेंगे, बाकी क्षेत्रों में धीरे धीरे निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ा दी गई। और जैसे ही ये कार्य हुआ तो देश में उत्पादन बढ़ गया, और उत्पादन बढ़ने लगा तो इसका मतलब यह है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी। किसकी? श्रम की आवश्यकता होगी। और जब श्रम की आवश्यकता होगी तो जितने लोगों को आपने रोजगार दिया है, अर्थात आप उनसे सेवा ले रहे हैं, सेवा के बदले कर क्या रहे हैं? सेवा के बदले आप उन्हें भुगतान कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ इकोनॉमी की भाषा में कि वो व्यक्ति कारक आय अर्जित कर रहे हैं। कारक आय अर्जित करने का मतलब उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, और इनकम बढ़ेगी तो दोबारा से अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी, और जब मांग बढ़ेगी तो न केवल अर्थव्यवस्था में बल्कि हम विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में निर्यात करेंगे, क्योंकि वहां पर हमने जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उन अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को जोड़ दिया। जोड़ने का लाभ ये हुआ कि अब भारत की पहुंच विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं, बाजारों तक सुनिश्चित हो पाई, जिससे निर्यात बढ़ा। तो यहाँ पर जो निजी क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी की गई, जो निजी क्षेत्र है इसका दायरा बढ़ाया गया, निवेश के लिए अवसर दिया गया। निवेश के लिए अवसर दिया गया, अर्थात निवेश बढ़ा। और यही बातें यहां पर बताई गई हैं। देखिए, उदारीकरण किन किन क्षेत्रों में किया गया और कैसे किया गया। जो औद्योगिक क्षेत्रक है, उद्योगों में निजी क्षेत्र को अनुमति नहीं दी जा रही थी, उनका विनियमीकरण कर दिया गया, दोबारा से निर्धारित किया गया और निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाई गई। एक और काम किया गया कि उदारीकरण में ही वित्तीय क्षेत्र में सुधार किया गया, और न केवल वित्तीय क्षेत्र में, कर व्यवस्था में भी सुधार किया गया। और क्या क्या सुधार किया गया, एक एक करके पढ़ेंगे। विदेशी विनिमय बाजार की बात करें तो इसमें भी रेगुलेटरी की जो भूमिका थी वो आरबीआई की थी। आरबीआई इसको नियंत्रित करता था। सेबी थी, सेबी थी, लेकिन इसकी भूमिका सीमित थी, ठीक है। शेयर बाजार को ये रेगुलेट करती है, ये बैंकों को रेगुलेट करता है, लेकिन ये भी इसी को ही रेगुलेट करता था, अर्थात आरबीआई ही करती थी। तो आरबीआई करती थी, तो अब क्या किया गया, उस समय आरबीआई की भूमिका को कम किया गया और सेबी को और अधिकार दे दिए गए, ठीक है। व्यापार तथा निवेश क्षेत्र की बात करें तो इसमें भी सुधार किया गया, व्यापार को बढ़ाने की कोशिश की गई, और जो विदेशी निवेश हैं और घरेलू निवेश हैं उन्हें बढ़ाने का काम किया गया, जिससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन हो सके, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या क्या किया गया एक एक करके देख लेते हैं। तो यहां पर बात हो रही है कि औद्योगिक जो क्षेत्रक है का विनियमीकरण। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने ये बात किया था कि 1956 की जो नीति आई थी, उस नीति में हमने सबसे पहले क्या किया था,
3 भागों में बांट दिया था कि एक में उत्पादन केवल सार्वजनिक क्षेत्र करेगा, दूसरे में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र करेंगे, लेकिन जब विस्तार करने की बात आएगी तो सार्वजनिक क्षेत्र ही करेगा। तीसरे में कहा गया था कि निजी क्षेत्र कर सकता है, लाइसेंस लेकर के कर सकता है। ठीक, जो दोनों के बाद क और ख के बाद बचा हुआ था, उसमें लाइसेंसिंग व्यवस्था थी। लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त किया गया, पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया, लेकिन हाँ, कुछ क्षेत्रों में लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। लाइसेंस लेने के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे सरकारी अधिकारियों के, और कई बार यह 3 साल 4 साल इतना लंबा समय लग जाता था कि कोई व्यक्ति निवेश करता ही नहीं था। ये सोचता था कि यार क्या करें, ठीक है कुछ और कर लेते हैं। जब इतना चक्कर लगेगा लगातार ऑफिसेज के, गवर्नमेंट ऑफिसेज के, अधिकारियों के, तो जब आप अधिकारी के पास जाएंगे, उसके पास एक फाइल पड़ी है, उसने देखा, कहा अच्छा फाइल है, हाँ ठीक है, कैसी फाइल है सर? आप बताएंगे कि सर कंपनी खोलनी है। अच्छा कंपनी खोलनी है, किस चीज की कंपनी खोलनी है, कितना कितना पैसा लगेगा? इस तरह के सवाल होते थे और इस तरह की चीजें होती थी जिससे व्यक्ति निवेश के लिए हतोत्साहित हो जाता था। अब इस व्यवस्था को धीरे धीरे, और चूंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बड़े घराने थे, बिजनेस घराने, औद्योगिक घराने कह लीजिए, वो अपने रसूख का फायदा उठा करके, अपने वर्चस्व का फायदा उठा करके, अपनी पहुंच का फायदा उठा करके जो लाइसेंस है वो प्राप्त कर लेते थे, और अन्य लोगों को उसमें निवेश करने का मौका ही नहीं मिलता था, अर्थात लाइसेंस मिलता ही नहीं था, तो आप उत्पादन करेंगे कैसे? तो इस व्यवस्था को समाप्त किया गया, कुछ चीजों को छोड़ करके, जहां पर कि लाइसेंस लेना आवश्यक था, इस लाइसेंसिंग व्यवस्था को और आसान बनाया गया। यहां पर ऐसे कह सकते हैं कि आसान बनाया गया। कुछ क्षेत्रों में समाप्त भी कर दिया गया, और जब ये आसान बन रहा है और समाप्त किया गया है, तो निजी जो उद्योग हैं, अब उत्पादन में निजी उद्योगों का प्रवेश हो गया। और जब निजी उद्योगों का प्रवेश हुआ तो इसका मतलब उत्पादन में प्रवेश। ठीक है, अब हमारा उत्पादन बढ़ने लगा। ठीक है, बढ़ने के साथ साथ यहां पर यह देखने को मिला कि जो क्षेत्र हैं, दायरा इनका बढ़ गया। दायरा बढ़ने के साथ साथ यहां पर विविधता, एक तो औद्योगिक क्षेत्र का दायरा बढ़ा, दूसरी बात अलग अलग क्षेत्रों में निवेश बढ़ा। अलग अलग क्षेत्रों में अर्थात मान लीजिए कोई बाल्टी बना रहा है, कोई कुदाल बना रहा है, कोई फावड़ा, समझ रहे हैं, कोई पेंसिल बना रहा है, कोई पेन बना रहा है, कोई कागज बना रहा है, तो इस तरह से उसमें विविधता आई, और विविधता आने के साथ साथ विस्तार भी हुआ। यहां पर हमने दायरे की बात की, साथ ही साथ इससे जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जब क्षेत्र बढ़ेगा, तो आप यहां पर कह रहे हैं कि उत्पादन भी हो रहा है। हमने बात कर लिया कि उत्पादन बढ़ा, तो इस उत्पादन बढ़ने की वजह से आपूर्ति बढ़ेगी, अर्थात वस्तुओं की आपूर्ति अब ज्यादा बनाया जाएगा। बड़ी मात्रा में ये रिमोट बनाया जा रहा है, तो बड़े मात्रा में इसका उत्पादन हो रहा है, तभी तो ये आ रहा है मार्केट में, अर्थात हमारे पास विकल्प है। और जब आपूर्ति इसकी बढ़ गई अर्थव्यवस्था में, तो आपूर्ति बढ़ने के परिणाम स्वरूप जो कीमत है वो हमारी कम हो गई। कीमत क्यों कम हुई? क्योंकि हमने उत्पादन की मात्रा को बढ़ा दिया था। तो यहां पर औद्योगिक क्षेत्र का
विनियमीकरण किया गया। और उदारीकरण का सीधा सीधा सा मतलब यह है कि अपने नियमों को उदार बनाना, और सरकार ने अपने नियमों को उदार बना दिया। देखिए, आसान बनाया। यहाँ पर निजी क्षेत्र का प्रवेश हुआ और निजी क्षेत्र के प्रवेश के बाद क्षेत्र, कीमत और मात्रा में हमें वृद्धि देखने को मिलती है। तो इसका मतलब यही है कि क्षेत्र, कीमत और मात्रा में वृद्धि हुई। पहले क्या था कि यहाँ पर कोटा प्रणाली की आप इतना ही उत्पादन करेंगे, अब ये खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब कुछ और बातें समझ लेते हैं। वित्तीय क्षेत्रक में क्या सुधार किया गया? तो वित्तीय क्षेत्रक में आप जब बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में सेबी की भूमिका जो थी उसमें वृद्धि कर दी गई। जैसे शेयर बाजार। अच्छा, एक चीज यहां पर बताना मैं भूल गया, जब नियमों को उदार बनाया गया है तो कैसे आप करेंगे उन कार्यों को? हम ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व कम किया गया, निजी क्षेत्र को स्थान दिया गया। इससे आप प्रतिस्पर्धा की भी बात करेंगे। प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई, और प्रतिस्पर्धा बढ़ने का मतलब ही यही हुआ कि अलग अलग क्षेत्रों में इसका प्रभाव, सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। फिलहाल आगे बातें वो बताऊंगा। यहां पर देखिए, हमने ये किया कि सेबी की भूमिका में वृद्धि करेगी। जो शेयर बाजार था, इस शेयर बाजार में कंपनियां अपने आप को क्या करती हैं, शेयर बाजार को ऐसे समझिए थोड़ी देर के लिए कि ये हम ये कह रहे हैं कि कुछ यहां पर कंपनियों के नाम हैं। ठीक है, यहां पर जितने कंपनियों के नाम हैं, अर्थात ये आपका शेयर बाजार है। क्या है? शेयर बाजार। जो इस शेयर बाजार में कंपनी रजिस्टर्ड होगी, इसमें क्या होगा, निवेश बढ़ेगा। अब निवेश बढ़ेगा कैसे, इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि ये जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक बाकी चीजें दिक्कत करेंगी। मान लीजिए एक कंपनी है। ठीक है, इस कंपनी को खड़ा करने में स्थापना, हमें कंपनी बनाना है। कंपनी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? तो यहां पर मुद्रा चाहिए। मुद्रा चाहिए, मुद्रा के बिना तो कोई काम होने वाला नहीं है। तो कंपनी की स्थापना के लिए हम ये कर रहे हैं कि भैया हमें मुद्रा चाहिए, और हमने ये कहा कि 1 CR चाहिए, 1 करोड़ मुझे चाहिए। अब 1 करोड़ चाहिए तो दो बातें हैं, या तो 1 करोड़ मेरे पास हो, मैं अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दूं। लेकिन बिजनेसमैन कभी भी ऐसा नहीं करता है, अपनी सारी जमा पूंजी बिजनेस में नहीं लगाता है। तो फिर करेगा क्या? वो कहेगा कि बैंक से ऋण मिल रहा है तो बैंक से ऋण लेते हैं। तो उसने 50 लाख अपना लगाया, 50 लाख क्या किया, ऋण लिया। हो सकता है कि इसको थोड़ा और कम कर लेते हैं, 40 लाख उसने अपना लगाया। उसने बाकी 40 लाख थे, ये ऋण ले लिया बैंक से, बचे 20 लाख। 20 लाख, अब इसके लिए क्या करेगा? तो उसने कहा कि भैया इस 20 लाख के लिए शेयर बाजार में अपने आप को हम रजिस्टर कर देते हैं। और शेयर में आप पैसा लगाते हैं ना, तो शेयर बाजार में जैसे ही रजिस्टर्ड किया, अब लोगों ने इस कंपनी के, जैसे मान लेते हैं XYZ,
एक्स नहीं लिखते हैं, नहीं तो जो एलन मस्क हैं वो कॉपीराइट का इशू कर देंगे कि भैया आपने एक्स कैसे बना दिया, एक्स तो हमारे ट्विटर का नाम है, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, है ना। तो इन्होंने वाई मान लेते हैं, वाई नामक एक कंपनी है, ये कंपनी का लोगो है। अब इन भाई साहब को पैसा चाहिए था तो शेयर बाजार में रजिस्टर किया, और शेयर बाजार में लोगों ने, जनता ने, मतलब जिनको जिनको पैसा लगाना है उन सभी लोगों ने अपना अपना पैसा लगाया और इस कंपनी का, वाई नामक कंपनी का शेयर खरीदा। तो शेयर खरीदा का मतलब यह है कि कंपनी के पास पैसा गया शेयर के बदले, और कंपनी के पास पैसा गया तो 20 लाख जो जरूरत थी उसकी पूरी हो गई, और 20 लाख जब पूरी हो गई तो अब 100 करोड़ की जरूरत थी, इनका 100 करोड़ पूरा हो गया। पूरा होने के साथ साथ अब ये उत्पादन करेंगे जो भी बना रहे हैं, और जब उत्पादन करेंगे तो इन्हें प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो इस पर ब्याज भी देंगे, अपना भी जो लाभ कमाना है कमाएंगे, और बाकी जो शेयर बाजार में जिन लोगों ने इनका शेयर खरीदा है उस प्रॉफिट से इनको भी प्रॉफिट मिलेगा। तो इस कंपनी का जो रिस्क है वो भी कम हो गया और इसकी जो वित्तीय जरूरतें थी वो पूरी हो गई। ये बात यहां पर समझ में आ गई, यही बातें आगे प्रयोग होती रहेंगी। यहां पर देखिए, शेयर बाजार में जो सेबी थी ये इसको, शेयर बाजार को रेगुलेट पहले भी कर रही थी लेकिन भूमिका उसकी ज्यादा थी, अर्थात आरबीआई उसको रेगुलेट कर रहा था, इसकी भूमिका बहुत कम थी। अब क्या कर दिया गया, शेयर बाजार को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी सेबी को दे दी गई, जिसे SEBI कहते हैं, सेबी। और जब ये हुआ तो इसका मतलब अब शेयर बाजार को और अच्छे ढंग से रेगुलेट करने की जिम्मेदारी मिल गई, और इसमें विदेशी निवेशकों को, जो बाहर के देश के लोग हैं, उनको शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए अनुमति दे दी गई। अब शेयर बाजार में जो भारत की कंपनियां हैं उनको निवेशकों से ज्यादा पैसा मिलेगा और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ये स्थिति यहां पर देखी गई। अच्छा, आरबीआई की भूमिका, एक तो ये बात आपने समझ ली। आगे क्या किया गया, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, पहले इसकी, आरबीआई की भूमिका पहले क्या थी, नियंत्रक की भूमिका थी, और अब विनियामक भूमिका हो गई। अब आप सोचेंगे नियंत्रक का मतलब क्या था, तो नियंत्रक का मतलब यह था कि आरबीआई जिस ब्याज दर पर कहती और जो ब्याज दर निर्धारित करती, उसी ब्याज दर पर बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देते थे, इससे कम पर ब्याज दर पर ऋण नहीं देते थे। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए एक बैंक है, बैंक ये अपने ग्राहक, ठीक है, एक होते हैं मान लीजिए रेगुलर ग्राहक और एक होते हैं कि जो छोटे मोटे हम जैसे लोग, है ना। तो जो निवेशक है, ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये निवेशक है, ये हमेशा बैंक से लेन देन करता है। अब इस निवेशक को क्या चाहिए, इसकी जरूरत क्या है, कम ब्याज दर पर, कम ब्याज दर पर इसे ऋण मिले। और अगर कम ब्याज दर पर बैंक से निवेशक को ऋण मिल रहा है तो निवेशक क्या करेगा, अपने निवेश का दायरा बढ़ाएगा ना, निवेश ज्यादा करेगा। और यदि निवेश ज्यादा कर रहा है तो आप यहीं पर सोचिए, अर्थव्यवस्था में उत्पादन भी बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, और बाकी उसके जो प्रभाव हैं, पीसीआई, रोजगार इत्यादि, आप उसको जोड़ लीजिए। अब पहले की स्थिति नियंत्रक में ये थी कि जो निवेशक थे उनको कम ब्याज पर ऋण नहीं दे सकते थे, तो इनकी आवश्यकता थी कि कम हमें ब्याज मिले। लेकिन आरबीआई, ठीक है, आरबीआई क्या करती थी, वो कहती थी कि भैया मैं जितना बताऊंगा उतना ही आपको करना है। तो आरबीआई की भूमिका नियंत्रक से
विनियामक की कर दी गई। विनियामक का क्या कर दिया गया कि ठीक है, आरबीआई देखेगी और कुछ चीजों को मेंटेन करेगी कि जो ग्राहकों का हित है वो प्रभावित ना हो, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में बैंक जो हैं वो डूबे ना। ये कार्य आरबीआई नियामक की भूमिका में आ गई। और नियामक की भूमिका में जब आरबीआई आई तो आरबीआई ने क्या कर दिया कि जो ब्याज दर है, ब्याज दर का निर्धारण अब बैंक करने लगे। और अगर ब्याज दर का निर्धारण बैंक कर रहे हैं तो उस समय एक बेस रेट हुआ करता था कि बेस रेट अर्थात आधार दर, उससे नीचे आप नहीं दे सकते, उतना तक दे सकते हैं, उससे कम फ्लैक्चुएशन उसमें हो सकता है। हमने ये कह दिया कि अर्थात आरबीआई ने ये कह दिया कि 7% से नीचे आप किसी को ब्याज दर पर ऋण नहीं देंगे, इससे अधिक या आप कर सकते हैं। लेकिन ये कर दिया गया कि भैया आप अब निर्धारित करिए, लेकिन अर्थव्यवस्था में यह भी देखना होगा कि बैंकों की स्थिति खराब न हो। ये कार्य आरबीआई की भूमिका में बदलाव आ गया। तो आरबीआई की भूमिका में बदलाव आने का मतलब कि बैंक अब अधिक स्वतंत्र होंगे, और बैंक जितना स्वतंत्र होंगे उतना लाभ बैंकों को भी होगा और अर्थव्यवस्था को भी होगी। तो ये स्थिति यहां पर देखी गई। अच्छा, ये बातें समझ में आ गई। अब यहां पर देखिए एक और स्थिति देखने को मिलती है कि विदेशी बैंकों का प्रवेश हो गया जब यहां पर सेबी की भूमिका बढ़ी। और जब हम बात कर रहे हैं वित्तीय क्षेत्र, तो वित्तीय क्षेत्र यहां पर वित्तीय क्षेत्र में विदेशी बैंकों का प्रवेश हो गया। और विदेशी बैंकों के प्रवेश के साथ अब क्या हुआ कि एफएफआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा। अब जो हमारा पूरा वित्तीय क्षेत्र था उसका दायरा बढ़ने लगा, और दायरा बढ़ने का मतलब यह है कि जितने बैंक होंगे वित्तीय समावेशन बढ़ेगा, लोगों को ऋण मिल पाएगा, और जितना ऋण मिल पाएगा उतना ही वो और ज्यादा निवेश कर पाएंगे। तो बीमा क्षेत्र में और इसमें बैंकों में विदेशी बैंकों का निवेश बढ़ा। बैंक की बात किया जाए तो म्यूचुअल फंड, इस तरह की चीजें बढ़ी। पेंशन कोष बढ़ा। म्यूचुअल फंड बढ़ने का मतलब यह है कि आपने जो वहां पर निवेश किया है उसमें वृद्धि हो गई, और जो पेंशन कोष है ये भी बनाया गया। इससे बैंकों के पास अधिक पैसा आया, सरकार का दायरा बढ़ा, निवेश का दायरा और ज्यादा बढ़ने लगा, सरकार की भी कैपेसिटी बढ़ गई, बैंकों की क्षमता तो बढ़ी ही, और जो पूरा वित्तीय क्षेत्र है उसका विस्तार हुआ। तो ये बातें हमने समझ लिया। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले जो सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो जो हुआ करता था, और एसएलआर जो सांविधिक तरलता अनुपात है, इसकी बात किया जाए तो यह बैंकों की स्थिति को बनाए रखने के लिए जरूरी होता था। अब इसको समझ लेते हैं कि जो बैंक के पास जमा है, कुल जमा, उसका 15 से 20% कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रखना पड़ता था। और कैश रिजर्व रेशियो के माध्यम से आरबीआई क्या करता था कि जो बैंक हैं उनका कुछ पैसा अपने पास रखवाता था, लेकिन आरबीआई एक्ट 1934 के धारा 42(1) के तहत उस पर उसको कोई ब्याज नहीं मिलता है। अब ब्याज नहीं मिलता है तो बैंकों के पास मान लीजिए कि अगर 100 रुपए है और इस 100 रुपए का वो ग्राहकों को दे करके ऋण दे करके ब्याज कमाते बैंक। अब क्या हुआ कि इसमें से आरबीआई ने ये कह दिया कि इसका जो आपके पास कुल जमा है, इस जमा में से आप 15% मेरे पास कैश के रूप में रख दीजिए, ताकि अगर जो लोग जमा किए हैं अचानक से आपके पास मांगने आ जाएं तो आप कहां से देंगे, है ना। तो बैंक नहीं दे पाएगा तो फिर समस्या हो जाएगी, तो ग्राहकों का हित प्रभावित होगा, और जब ग्राहकों का हित प्रभावित होगा तो ग्राहकों का बैंक पर ट्रस्ट कम होगा, और बैंक पर ग्राहकों का विश्वास कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो बैंक अर्थव्यवस्था में निवेश और जो व्यय है अर्थात उपभोग और निवेश व्यय उसको बढ़ाने का काम करते हैं, वो नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो फिर समस्या है, बैंक फेल होने लगेंगे। तो ये कहा गया कि जो 15% है, जब
ये 15% इसमें से उसके पास कैश के रूप में जमा कर दिया गया, तो इसमें से आप 85 रुपया देखेंगे कि केवल इसी का वो ऋण दे पा रहा था। ऋण देने के साथ साथ अब इसकी जो क्षमता थी साख सृजन की, बैंकों की, अगर साख सृजन याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था, बैंक की साख सृजन क्षमता यहां पर कम हो जाएगी। तो अब इसको क्या कर दिया गया, कैश रिजर्व रेशियो को 3% के आसपास, अभी ये स्थिति है 3% के आसपास इसको रख दिया गया। जो सांविधिक तरलता अनुपात है, ये उस समय क्या हुआ करते थे, उस समय 25 से लेकर के यह 50%, तो ये 25 से लेकर के 50% अभी मान के चलिए इतना हुआ करता था। अब इससे क्या होता था कि बैंकों पर प्रभाव पड़ता था, उनकी साख सृजन क्षमता कम हो जाती थी, और साख सृजन क्षमता अगर कम होगी तो बताइए बैंक का विस्तार होगा, उपभोग और निवेश बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो इस क्षेत्र में भी सुधार किया गया और इसकी मात्रा को भी कम की गई, सीआरआर की भी मात्रा को कम की गई, और इससे वित्तीय क्षेत्र का दायरा हमारी अर्थव्यवस्था में बढ़ गया। तो ये बात आपके समझ में आ गई कि वित्तीय क्षेत्र में क्या क्या सुधार उस समय किया गया। तो इन बातों को समझने के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कर व्यवस्था में सुधार क्या किया गया। अब इसको समझ लीजिए सबसे पहले कि कर क्या होता है। तो जब हम कर की बात करते हैं तो जो आपकी आय है, इस आय पर आपको कुछ कर देना पड़ता था। आय पर जैसे मान लीजिए जितनी भी आपकी इनकम हुई, उस इनकम पर यह कह दिया गया कि आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? कर। ठीक। और जब कर देने के लिए कह दिया गया तो क्या ये अनैच्छिक है? क्या अनैच्छिक तो नहीं है। अब यहां पर कर ये कैसा है? अनैच्छिक है, आवश्यक है। ठीक है। ये लेती कौन है? सरकार। इसके लिए सरकार कुछ भुगतान करती है क्या? नहीं। तो सरकार इसके लिए कोई भुगतान नहीं करती है, तो कर अनैच्छिक आपको देना ही पड़ेगा। आवश्यक है, आप चाहें तो देंगे, चाहे तो नहीं देंगे, ऐसा नहीं है, सरकार इसे ले रही है। अब बात यह होती है कि ये जो कर सरकार ने लिया, ये खर्च कहां पर करेगी? तो खर्च की बात यह है कि सरकार इसे कल्याणकारी योजनाओं पर, कल्याणकारी योजनाएं, ठीक है, इस पर सरकार खर्च करेगी। तो ये बात समझ में आ गई कि कर ये क्या कर रही है कि सरकार ले रही है, आपको देना ही देना है, आपकी इनकम पर लिया जा रहा है और ये सरकार खर्च कर रही है। ये बात यहां पर समझ में आ गई। अब इस बात को समझने के साथ अब सोचिए कि कर व्यवस्था में सुधार, उस समय की बात सोचिए 1991। फ्लैशबैक में जाइए, पहले गदर 2 देखने से पहले गदर 1 देख लीजिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि गदर 1 में हुआ क्या था, और तब गदर 2 की कहानी समझ में आएगी, है ना? तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, सकीना आप लोग जानते ही हैं, सन्नी देओल को आप लोग जानते ही हैं। बहरहाल यहाँ पर प्रत्यक्ष कर जो होता था, प्रत्यक्ष कर का मतलब ये है कि जो आपकी आय है, ठीक है, आय पर लगने वाला कर या टैक्स। ठीक है। तो आय पर लगने वाला जो कर है, आपकी इनकम, एक सरकारी कर्मचारी है जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं। अब आपकी जितनी सैलरी है, जो कुछ भी मिलता है, वो पता है ना कि कितना है, और कितना है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, अर्थात कर देना पड़ेगा। तो आपकी प्रत्यक्ष आय पर लगने वाला कर प्रत्यक्ष कर है। ठीक है। तो यहां पर प्रत्यक्ष कर उस समय क्या था कि कई बार
यहाँ पर कहा जाता है कि 10%, 15%, इस तरह कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि प्रत्यक्ष कर ये ज्यादा लिया जाता था। ज्यादा किससे लिया जाएगा? जिनकी इनकम बढ़िया थी। और जब बढ़िया इनकम वाले लोग टैक्स चोरी करने लगे तो फिर क्या होगा? अब सोचिए कि आपसे कहा जाए कि आप अपनी इनकम बताइए, और इनकम बताएंगे तो मैं कहूंगा कि आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे? अपनी इनकम कम बता देंगे, मेरी तो इनकम इतनी ही है। और अगर आप लोगों को याद हो तो यहां पर 2,999 रुपए ये जो फंडा आया है, ये बहुत बड़े टैक्स से बचा देता है। और जिस व्यक्ति ने इसको इजाद किया, कितना दिमाग लगाया। अब मान लीजिए कि ये 3,000 होता, इस पर टैक्स लग जाता है, 1 रुपये कम कर दिया। साइकोलॉजी हो गई। साइकोलॉजी क्या हुआ यहां पर हुई? ये तो 2,900 रुपये में मिल रहा है, लेकिन ये मिल 3,000 का रहा है। लेकिन साइकोलॉजी हो गई, और साइकोलॉजी की वजह से उसकी मांग बढ़ गई। अच्छा, अब 3,000 हो गया तो यहां पर 3,000 पर टैक्स देना पड़ेगा। 1 रुपये कम हो गए तो 1 रुपये कम से लाभ हो गया, इस पर टैक्स से बच गए। वहां उस समय क्या स्थिति थी कि अर्थव्यवस्था में टैक्स ज्यादा लिया जाता था, मतलब लोगों से टैक्स लिया ज्यादा लिया जाता था। जिनकी इनकम अच्छी थी उन्हीं से टैक्स लिया जाता था। तो 1991 में अच्छी इनकम वाले लोग कम थे, उनका दायरा कम था। ये कहा गया कि भाई जिनकी इनकम है उन्हीं से तो लिया जाएगा, तो ज्यादा लिया जाए इनसे। सरकार ने ज्यादा लेना शुरू कर दिया, और जैसे ही ज्यादा लेना शुरू किया, लोगों ने अपनी इनकम बताना छुपाना शुरू कर दिया। बताना नहीं, छुपाना शुरू कर दिया, अर्थात बता नहीं रहे। तो जब इनकम ही नहीं बता रहे हैं तो आप टैक्स लगाएंगे किस पर? तो जो टैक्स का कलेक्शन होता था वो कम हो गया, अर्थात लोगों ने अपनी इनकम छुपाई और कम बताया। उससे सरकार उन पर टैक्स लगा ही नहीं पा रही थी, और जिस उद्देश्य से कि सरकार को लाभ मिले और सरकार कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करे, वो कर ही नहीं पा रही है। और अब नहीं कर पा रही है तो यहीं पर उसके लिए एक शब्द कहा गया, कर वंचना। मतलब कर की चोरी और आय का विवरण ही नहीं दे रहे थे, ये समस्या थी। तो ये क्या किया गया, सरकार ने ये कहा कि 10 लोगों से 15% टैक्स ले लिया जाए, 15% टैक्स ले लिया जाए। और ये कहा गया कि 20 लोगों से 10% टैक्स ले लिया जाए। अब सोचिए, इसमें ज्यादा किससे कलेक्शन होगा? ज्यादा कलेक्शन तो यहीं पर होगा ना। टैक्स का दायरा आपने कम कर दिया, और कम करके अधिक लोगों पर लगा दिया, तो इससे अधिक लोग टैक्स के दायरे में आ गए, और सरकार की जो आय है वो बढ़ गई। अब सरकार की आय बढ़ गई। अब यहां पर बात यह होती है कि इसी के साथ साथ अप्रत्यक्ष कर जो था, यहां पर भी अप्रत्यक्ष कर में कमी की गई। यही स्थिति, कर वंचना से बचाना और आय का विवरण देना। अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी वस्तु का उत्पादन किया, उत्पादन पर टैक्स लगा। अभी यहां पर सोचिए कि उत्पादन हुआ, उत्पादन पर कर लगा, ठीक है। अब ये वस्तु फिर से बाजार में गई, तो जिस व्यक्ति ने उत्पादन किया है और उसकी लागत, अर्थात उत्पादन लागत, उत्पादन लागत और जो कर उसने दिया है सरकार को, उसको भी उत्पादन में जोड़ लिया। तो उसकी उत्पादन लागत अगर विशुद्ध रूप से केवल यहाँ पर फैक्ट्री में अगर सामान है, उत्पादित होकर के फैक्ट्री में सामान है, तो मान लेते हैं वो 100 रुपए का है। अब इस पर 10 रुपए का टैक्स लग गया, तो ये कुल हो गया 110 रुपए। तो अभी तो ये कंपनी में है,
और कंपनी में जब यहाँ पर 10 रुपये टैक्स लग गया तो उत्पादन लागत में उसने जोड़ लिया, और जैसे ही उत्पादन लागत में जोड़ा तो जो ग्राहक है, इस ग्राहक से ये जोड़ करके ले लिया, अर्थात 110 रुपये ग्राहक से जोड़ कर ले लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 रुपये उसे चुकाने थे, इस 10 रुपये को ग्राहक पर टाल दिया। तो जो अप्रत्यक्ष कर है, उस कर में जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाता है वो व्यक्ति नहीं देता है, बल्कि जो उसका उपभोग कर रहा है, आप ऐसे कह लीजिए, तो जो अप्रत्यक्ष कर है वो लगाया किसी और पर जाता है और वसूला किसी और से जाता है। ठीक है, अब यहां पर प्रत्यक्ष कर में जिस पर लगाया जाता है उसी से वसूला भी जाता है। ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी। फिर आगे क्या किया गया कि वस्तु और सेवा कर 2016, आप याद करिए 2016 में जीएसटी आ गया, और जीएसटी राष्ट्रीय स्तर ये क्यों लागू किया गया, तो राष्ट्रीय स्तर का बाजार बनाना, एक साझा बाजार बनाना पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, एक टैक्स लगाना, एक देश एक कर, आप लोगों ने सुना होगा, एक देश एक कर, एक राष्ट्र एक बाजार और एकीकृत सरल कर, आसानी से इसको चुकाया जा सकता है, इसलिए जीएसटी को अभी सुधार के रूप में लागू किया गया है। आप 2016-17 की बात कर रहे हैं, 17 में लागू किया, ठीक है। तो ये जो कर व्यवस्था में सुधार किया गया, इस सुधार का व्यापक परिणाम निकला और सरकार की आय बढ़ गई, और सरकार की आय बढ़ने के साथ साथ जो जीएसटी लागू किया गया उसका एकीकृत भारत में बाजार बन गया। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हैं। अब बात ये होती है कि ठीक बात है, ये तो हमने देख लिया, विदेशी विनिमय में क्या सुधार किया गया इसको समझ लेते हैं। हमने क्या किया कि हमारे पास भुगतान संतुलन की समस्या थी, जैसा कि मैंने बताया कि भुगतान संतुलन की समस्या हमारे सामने थी। हमारे पास नहीं था कि हम अपनी जरूरत की वस्तुओं को खरीद पाएं। हम आयात ज्यादा कर रहे थे, आयात अधिक कर रहे थे, निर्यात कम कर रहे थे। निर्यात कम होगी तो विदेशी मुद्रा, आप ऐसे कह लीजिए, डॉलर हमें कम मिलेगा, और यहां पर डॉलर का भुगतान हमें ज्यादा करना पड़ेगा। तो भुगतान संतुलन की समस्या थी, और भुगतान संतुलन बीओपी संकट मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, तो ये बातें याद रहनी चाहिए। बीओपी संकट हमारे सामने था। इस समस्या का समाधान करने के लिए रुपए का अवमूल्यन किया गया। सरकार ने अपनी जो मुद्रा है उस मुद्रा की वैल्यू को कम कर दिया, और वैल्यू को कम किया तो इससे जो हमारा निर्यात है ये निर्यात बढ़ गया, और निर्यात बढ़ा, इससे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई, डॉलर की हमें प्राप्ति हुई, और इस तरह से जो फॉरेन करेंसी रिजर्व हमारे पास है वो बढ़ने लगा। और फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ने का मतलब यह हुआ कि हमारी जो आयात की क्षमता है वो बढ़ गई, हमारी अब जो आवश्यकताएं हैं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है। यहां पर देखिए, सरकारी विदेशी विनिमय का निर्धारक, अब उस समय क्या किया गया, सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। विदेशी विनिमय का निर्धारण, विदेशी विनिमय आप ऐसे समझिए, एक मुद्रा को दूसरे मुद्रा में कन्वर्ट करने के लिए जिस नीति को अपनाया जाता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि विदेशी विनिमय, भारतीय मुद्रा को डॉलर में कन्वर्ट करने का नियम विदेशी विनिमय है। ठीक है, यहां पर हम कह रहे हैं कि ये रुपया है, रुपए को हम डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि 1 रुपये बराबर, ठीक है, यहाँ 1 रुपये तो होगा नहीं, 100 रुपये कर लेते हैं, 100 रुपये में हम कितना यहाँ पर डॉलर खरीद पा रहे हैं। तो पहले सरकार क्या करती थी कि जो रुपए का मूल्य है वो कितना होगा वो भारत सरकार डिसाइड करेगी। ठीक, पहले की स्थिति की बात बता रहा हूं, 1991 से पहले। बाद में क्या हुआ कि जब विनिमय का निर्धारण कितने में हम खरीद पा रहे हैं, और इस स्थिति में समस्या ये थी कि हमारे सामने जो हम ये कर तो ले रहे थे, और ये हमने किया भी, अर्थात रुपए का अवमूल्यन किया,
कई सारी समस्याओं को देखने के बाद सरकार ने अब ये सरकारी नियंत्रण से इसे मुक्त कर दिया गया, और मुक्त करने के साथ साथ इसमें यह कार्य किया गया कि जो डॉलर है, $1 बराबर अगर आज 85 रुपये है, थोड़े समय के लिए मान लीजिए 85 रुपये है, तो अब इसको छोड़ दिया गया कि सरकार इसको नियंत्रित नहीं करेगी। अब नियंत्रित कौन करेगा? तो नियंत्रित बाजार करेगा। बाजार कैसे करेगा? अर्थात इसके लिए आप बाजार की शक्तियां कह लें, ज्यादा सही रहेगा, बाजार की शक्तियां। अब बाजार की शक्तियां मतलब मांग और आपूर्ति। मांग और आपूर्ति, इसका सीधा सीधा सा मतलब यह है कि जितना डॉलर की मांग बढ़ेगी उतना डॉलर का मूल्य बढ़ेगा, और बाजार में यदि डॉलर की मांग नहीं बढ़ेगी तो डॉलर के मूल्य में कमी आएगी। अगर भारतीय रुपये की मांग बढ़ती है तो भारतीय रुपया मजबूत होगा, डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा, और ग्लोबल करेंसी डॉलर ही है। तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि जो बाजार की शक्तियां हैं, अगर डॉलर की मांग में वृद्धि हो रही है तो उसी के अकॉर्डिंग हम जितना मांग करेंगे उतना ज्यादा। अब आप लोगों को ये पता है, इस पर हम लोगों ने कई बार बात कर लिया है, चर्चा कर लिया है कि जिस वस्तु की डिमांड ज्यादा होती है, अर्थात मांग करने वाले लोग ज्यादा हैं, उसकी आपूर्ति कम है, तो आपूर्ति कम होने की वजह से और मांग ज्यादा होने की वजह से उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। आसान भाषा में, जिस वस्तु की मांग ज्यादा होगी, आपूर्ति कम होगी, तो वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। और दूसरे शब्दों में इसे ऐसे दूसरे तरफ से देखिए कि अगर मांग कम होगी, आपूर्ति ज्यादा होगी, तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। यहां पर क्या हुआ कि अब ये छोड़ दिया गया कि सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया कि अब ये जो विदेशी विनिमय दर है, इसका निर्धारण बाजार करेगा, अर्थात मांग और आपूर्ति के आधार पर होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। और क्या किया गया? विदेशी विनिमय दर का निर्धारण ये कैसे किया जा रहा है? तो अधिकांशतः, अच्छा ये भी बात है, पूरी तरह से सरकार ने नहीं छोड़ा, अधिकांशतः बाजार की शक्तियों के द्वारा निर्धारण किया जाने लगा, और कुछ उसका हिस्सा भारत सरकार निर्धारित करने लगी कि जहां पर जरूरत होगी आरबीआई हस्तक्षेप करेगी, और आरबीआई हस्तक्षेप करके उसे नियंत्रित, सरकारों से नियंत्रित करने का काम करेगी। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बाजार पर छोड़ देगी। अगर पूरी तरह से बाजार पर छोड़ देगी तो फिर यहां पर समस्या हो सकती है। तो इसलिए यहां पर बाजार की शक्तियों द्वारा विदेशी विनिमय में सुधार किया गया, और सुधार करने के साथ साथ अब व्यापार और निवेश नीति की बात कर लेते हैं। इसमें क्या सुधार किया गया? तो कारण क्या था, कार्य क्या किया गया, उद्देश्य क्या था, इसको समझ लेते हैं। हमारा जो व्यापार है, हम बनाएंगे तभी दूसरे देश को बेचेंगे। तो अगर हम बना रहे हैं और हमारी लागत ज्यादा आ रही है, लागत ज्यादा क्यों आ रही है? तो हमारे पास पुरानी प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी पुरानी है, बनाने में समय ज्यादा लगेगा, वेस्टेज ज्यादा होंगे, और जब वेस्टेज ज्यादा होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी जो लागत है, लागत ये बढ़ जाएगी, और जब लागत बढ़ेगी तो ये बाजार में महंगी भी होगी, और क्वालिटी, चूंकि पुरानी प्रौद्योगिकी है तो क्वालिटी खराब होगी ही होगी। अब ऐसे में क्या होगा, जो प्रतिस्पर्धा हमारी थी, स्पर्धा, वो कम हो गई। आज प्रतिस्पर्धा कैसे बढ़ती है कि कम पैसे में ज्यादा बढ़िया सामान कौन दे पाएगा। ठीक है, कम पैसे में क्वालिटेटिव और क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कौन मेंटेन कर रहा है? तो आप रियलमी और रेडमी एमआई का फोन देख लीजिए, लगभग एप्पल जैसे फीचर और कीमत उससे आधे नहीं, उससे और कम है।
तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ी ही है, क्योंकि लगभग सभी के हाथ में ओप्पो वीवो जो मेड इन चाइना फ़ोन है, चाइना के पास टेक्नोलॉजी बढ़िया है, टेक्नोलॉजी से वो फ़ोन बना रहा है और हम उसे खरीद रहे हैं और चाइना को पैसा दे रहे हैं। चाहे ओप्पो हो, वीवो हो, रियलमी हो, रेडमी हो, ठीक है। यहाँ पर हमारी प्रौद्योगिकी पुरानी थी, प्रौद्योगिकी पुरानी होने की वजह से लागत ज़्यादा लगता था, समय ज़्यादा लगता था, मूल्य बढ़ जाता था और इस वजह से जो प्रतिस्पर्धा है वो हमारी कम थी। एक और स्थिति देखने को मिलती थी कि हमारी कार्य कुशलता ठीक नहीं थी, काम करने की आप कह सकते हैं कुशलता। एक व्यक्ति है, एक दिन दिन भर में कोई 1 मार्कर बना रहा है, एक व्यक्ति है, वो स्किल्ड है, एक दिन में वो 10 मार्कर बना रहा है। तो कुशलता यहाँ पर कम देखी गई। तो कार्य कुशलता इन सभी की वजह से ये समस्याएं हमारे सामने थी। और जब ये देखा गया तो इसके लिए कुछ कार्य किए गए। क्या कार्य किए गए? तो परिमाणात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति कर दी गई। परिमाणात्मक, आप ये सोचिए, इसको ऐसे समझिए। हमने क्या किया भैया, एक तो हमने प्रौद्योगिकी को आधुनिक किया, वो अभी आगे चल कर के उद्देश्यों में बात करेंगे। यहाँ पर क्या किया गया कि हम जो मात्रात्मक प्रतिबंध बाहर के देशों से लगाए हुए थे कि इतना ही लगेगा, अन्य जो प्रतिबंध हमने लगाए थे उन सभी प्रतिबंधों को हमने धीरे धीरे समाप्त कर दिया। और जब प्रतिबंध समाप्त हुए अर्थात विदेशी वस्तुएं बाजार में प्रवेश विदेशी वस्तुओं का बढ़ गया और जैसे ही बढ़ा तो यहां पर प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। साथ ही साथ हमने क्या किया, शुल्कों में कटौती कर दी। कैसी? जो आयात शुल्क हम लेते थे उन आयात शुल्क में कटौती कर दी। पहले हमने ये कहा था कि अगर 100 रुपए की वस्तु आयातित होगी तो इस पर 20 रुपए का हम टैक्स लेंगे। हमने जो शुल्क है इसमें कमी कर दी कि हम तो 10 ही रुपया लेंगे और 10 रुपया लिया, यानी कि अब ये वस्तु कितनी हो गई, 110 की हो गई। और 110 की हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत के बाजार में ये सस्ता माल गुणवत्तापूर्ण है, तो भारत की जो घरेलू उत्पादक हैं उनके ऊपर दबाव बन गया। दबाव बना कि भैया आप सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन करिए। तो एक तो ये हमने किया। और पहले की स्थिति ये थी कि आप आयात करेंगे तो आयात के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, बिना लाइसेंस के आप आयात नहीं कर सकते। अब क्या किया गया कि जो आयात लाइसेंस है उसको समाप्त कर दिया गया कुछ बातों को छोड़ करके। तो जब आयात लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया तो कोई भी दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात कर सकता था। अब जब आयात कर रहा है तो वो भारत के बाजार में ही तो वस्तुएं आ रही हैं, और जब भारत के बाजार में आ रही हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? जितने भी उत्पादक हैं उन पर और ज्यादा दबाव बढ़ गया, क्योंकि विदेशी वस्तुओं से अब मुकाबला करना था। अब इसका उद्देश्य क्या था इन सभी कार्यों का? कि जो घरेलू उत्पादक हैं, आप ऐसे कह लीजिए घरेलू कंपनियां, इनको सरकार ने आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए बाध्य किया। कैसे बाध्य किया? कि अब भैया अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये आयात शुल्क में कटौती कर दी गई है, परिमाणात्मक जो प्रतिबंध थे उनको समाप्त कर दिया गया है, आयात लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया है। अब अर्थव्यवस्था में विदेशी वस्तुएं, दूसरे देशों में निर्मित वस्तुएं, क्वालिटेटिव वस्तुएं कम मूल्य पर मिलेंगी, और कम मूल्य पर मिलेंगी तो आप तो बर्बाद हो जाओगे। तो घरेलू कंपनियों को आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए सरकार ने इसके माध्यम से प्रतिस्पर्धा बढ़ा करके और बाध्य कर दिया। तो आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए, जब संक्षेप में कहेंगे, तो घरेलू कंपनियों को आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने के उद्देश्य से या बाध्य करने के लिए ये कार्य किया गया। ठीक है, उनको प्रेरित किया गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आप जब ऐसा करेंगे तो प्रतिस्पर्धा आपकी बढ़ेगी।
तो प्रतिस्पर्धा यहाँ पर बढ़ाया गया। यहाँ पर प्रतिस्पर्धा कम थी, अब यहाँ पर प्रतिस्पर्धा बढ़ाया गया और बढ़ाने के साथ साथ ये भी कहा गया कि आप अपनी कार्य कुशलता को सुधार लीजिए, नहीं तो मार्केट से बाहर चले जाएंगे। ठीक वही बात है कि ढंग से पढ़ लो, और अगर पढ़ लिए तो ठीक बात है, नहीं तो एग्जाम में आप 4 घंटे पढ़ते हैं और आपको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, मैं 4 घंटे पढ़ लिया, लेकिन दूसरा व्यक्ति है वो 8 घंटे पढ़ रहा है, एक तीसरा व्यक्ति भी है जो 12 घंटे 15 घंटे पढ़ रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में दिक्कत तो होगी। और दिक्कत क्या होगी, आप धीरे धीरे कंपटीशन से बाहर चले जाएंगे। तो सरकार ने यही किया कि भैया प्रतिस्पर्धा बढ़ रहा है, अपनी कार्यकुशलता को सुधार लो। तो ये जो व्यापार और निवेश नीति में सुधार किया गया, जब यहाँ पर शुल्क में कटौती कर दी गई, आयात जो लाइसेंस है उसको समाप्त कर दिया गया, इन प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया, तो भारत में विदेशी कंपनियां निवेश करने लगीं और जो भारत की कंपनियां हैं वो भी विदेशों में निवेश करने लगीं। तो भारत की कंपनियों की साख बढ़ी और जो भारत में कंपनियां आई उनको बाजार मिला और इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और इससे हमारी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन था, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हुआ, और न केवल गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हुआ बल्कि उपभोक्ताओं को विकल्प भी मिला वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित। ठीक है, तो इन बातों को आपने समझ लिया। चलिए कुछ और बातें देख लेते हैं। आयात लाइसेंस के बारे में बात कर लें तो आयात लाइसेंस के संदर्भ में क्या किया गया, ये कहा गया कि भैया जो आयात आप करेंगे ठीक बात है, लेकिन सभी वस्तुओं को आपको हम छूट नहीं दे सकते, क्योंकि हमें पर्यावरण को भी तो देखना है। अगर आप लोगों ने इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित कुछ बातें पढ़ी हो तो एक ब्रटलैंड कमीशन बना था, नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी, उनकी अध्यक्षता में एक ब्रटलैंड कमीशन बना था। उस ब्रटलैंड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें दुनिया के लगभग 51 के करीब वैज्ञानिक शामिल थे, पर्यावरणविद शामिल थे, और उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करके ये बताया कि भैया हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। आप विकास करिए ठीक बात है, आप उत्पादन करिए वो भी ठीक बात है, लेकिन आप यह भी देखिए कि इससे जो हमारा पर्यावरण है उसको नुकसान न पहुंचे। और वहीं से ब्रटलैंड कमीशन ने एक शब्द जो आज लगातार आप लोग पढ़ते हैं, सतत विकास, उस सतत विकास की अवधारणा को प्रतिपादित किया और सतत विकास की अवधारणा आज हम पढ़ते हैं। तो हम 1991 की बात कर रहे हैं और वो उससे पहले ही आ चुका है, ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट पहले ही आ चुकी है। तो जो ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसमें सतत विकास को कहा गया, तो ये भी बात इसमें शामिल थी कि जो भी हम आयात कर रहे हैं हमें ये देखना पड़ेगा कि वह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तु तो नहीं है। ये कहा गया कि अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तु का आयात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको आयात लाइसेंस, अगर पर्यावरण से संबंधित उत्पाद है तो वो लेना होगा, अगर हानिकारक उत्पाद हैं तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ अप्रैल 2001 में ये कहा गया कि धीरे धीरे जो मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए गए थे उन मात्रात्मक प्रतिबंधों को भी समाप्त कर दिया गया। कृषि पदार्थ पर, जो हम कृषि से संबंधित जो पदार्थ थे जिनका आयात हम करते थे, उन आयातों पर भी जो लाइसेंस था, लाइसेंस की व्यवस्था थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। और जैसे जैसे यह व्यवस्था आगे प्रयोग होती गई, अर्थात इसका प्रभाव हमें देखने को मिला, इसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि कृषि क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्धा, यहाँ पर आप स्पर्धा कह लीजिए, ये बढ़ गया। तो कृषि क्षेत्र पर भी दबाव पड़ा और दबाव ये पड़ा कि अब आपको भी सुधार करना है। हालांकि उसका नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। औद्योगिक उपभोक्ता जो पदार्थ थे उनका आयात अब कृषि क्षेत्र से संबंधित जो थे उनका आयात शुरू हो गया। आयात करने के साथ साथ निर्यात जो शुल्क है, निर्यात शुल्क मुक्त
अब ये कह दिया गया कि भैया आप निर्यात भी करो। पहले तो प्रतिस्पर्धा बढ़ाया। अब देखिए सरकार ने क्या किया, प्रतिस्पर्धा बढ़ाया, और प्रतिस्पर्धा आप लोगों को याद है कि कैसे कैसे बढ़ाया। प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के साथ साथ इनमें प्रबंधन में सुधार, ये सारी चीजें वो शामिल थी। फिर ये कहा कि जब प्रतिस्पर्धा बढ़ा यानी कि उत्पादन भी सुधरा, प्रबंधन सुधरा, उत्पादन सुधरा। जब उत्पादन सुधरा तो सरकार ने ये कहा कि एक काम करो, अब निर्यात करो, हम शुल्क मुक्त करते हैं। जो निर्यात किया जाता था उस पर भी शुल्क देना होता था, तो सरकार ने निर्यात को शुल्क मुक्त कर दिया और शुल्क मुक्त करके ये प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी। अब इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में और ज्यादा धीरे धीरे जो सुधार होने थे, अब निर्यात भी होने लगे, और इसका परिणाम ये हुआ कि हम धीरे धीरे ग्रोथ करने लगे। ये बातें आप लोगों ने समझ लिया। इन बातों को समझने के साथ अब बात आती है कि नवरत्न कंपनियां और सार्वजनिक उद्यम। आप लोगों को ये पता है कि जब टीचर ऑफलाइन की क्लास की बात कर लीजिए, टीचर पढ़ाता है तो उसमें कई बच्चों को ऐसे ट्रीट करता है कि अरे तुम तो बहुत समझदार हो। दरअसल टीचर भेद नहीं करता है किसी बच्चे के साथ, वो दूसरे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ ऐसी बातें बोलता है जिससे उस बच्चे को भी लगे कि मैं भी उस श्रेणी में शामिल हो जाऊं, जिस बच्चे की तारीफ टीचर ने किया है मेरी भी तारीफ हो। तो उस बच्चे में जो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी पढ़ने की, आगे निकलने की, वो जो स्थिति होगी, उससे उस बच्चे के मानसिक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो उसका रिजल्ट है वो सुधरेगा। अब सरकार ने क्या किया कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां थी एकदम से तो खत्म की नहीं जा सकती थी, तो उसके लिए सरकार ने कहा कि उन कंपनियों में ही प्रतिस्पर्धा कर देते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को दर्जा देना शुरू कर दिया। मेरे दो अनमोल रतन है ना, तो इनको नवरत्न का दर्जा दे दिया गया। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पर कहा गया सार्वजनिक उद्यम जो थी, उद्योग थी, उनसे संबंधित नीतियां लघु रत्न, महारत्न, नवरत्न, इनका दर्जा दिया जाने लगा। और सरकार जब इनका दर्जा देने लगी तो इसका मतलब ये था कि उनके प्रबंधन में सुधार करना, कार्य में सुधार करना और उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। तो ये जो नवरत्न और सार्वजनिक उद्यम से संबंधित जो नीति थी, उस नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो दरअसल इनमें सुधार करना था। किसमें सुधार करना था? क्योंकि इनका प्रबंधन खराब था। इस वजह से ये जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां थी या सरकारी कंपनियां कह लीजिए, वो घाटे में जा रही थी। इनके प्रदर्शन को सुधारना था, इनके कार्य निष्पादन को सुधारना था कि ये कार्य बेहतर ढंग से करें और ये प्रतिस्पर्धा में शामिल हों, अपनी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएं, अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाएं, इत्यादि बातें। इसलिए इन्होंने ऐसा किया। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि जो कार्य है, कार्य क्या किया गया, इसके लिए नवरत्न का दर्जा दिया गया, महारत्न का दर्जा दिया गया और लघु रत्न का दर्जा दिया गया। और इसके माध्यम से इसका परिणाम क्या निकला? तो परिणाम ये हुआ कि लाभ भी इनका बढ़ा। जो कंपनियां थी सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, उनका लाभ बढ़ गया और उनको और ज्यादा जैसे जैसे उनका लाभ बढ़ने लगा, जैसे जैसे वो प्रतिस्पर्धा में आने लगी, वैसे वैसे उनको स्वायत्तता दिया गया सरकार के द्वारा कि आप खुद इस दिशा में रिफॉर्म करिए, आप अपना दायरा बढ़ाइए, आप अपनी जो फ्रेंचाइजी कह सकते हैं, मतलब अपनी यूनिट स्थापित करिए। और इन सभी स्थितियों के माध्यम से जब स्वायत्तता दी गई कि आप खुद के लिए डिसीजन ले सकते हो, आप कार्य कर सकते हो, तो अर्थात ये हुआ कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां थी उनमें सुधार हुआ, उनमें लगातार सुधार देखने को मिलता है। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। तो हमने ये देखा कि जो नवरत्न और सार्वजनिक उद्यम की जो नीतियां थी, इन नीतियों का परिणाम ये हुआ कि इनके लाभ में वृद्धि हुई, प्रतिस्पर्धा बढ़ा, स्वायत्तता बढ़ी और सुधार हुआ। इसी के साथ साथ इससे संबंधित कुछ और बातों को देखेंगे। अब शुरू होता है निजीकरण।
तो निजीकरण के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि यह उदारीकरण का, ठीक है, अगला चरण है। बिना उदारीकरण के निजीकरण संभव नहीं है। तो संभव नहीं है, तो इससे संबंधित जो बातें हैं उनको हम लोग कल की क्लास में विस्तार से समझेंगे। आज की क्लास में इतना ही।